जय हिंद, नमस्कार। यूपीएससी के सभी दोस्तों को आपका एक बार फिर से स्वागत है कम टू स्टडी में। आज हम देखेंगे यूपीएससी विजन आईएएस 2023 पीटी का जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 2, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1, इसे छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगरपालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। कथन 2, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। कथन 3, इसमें आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें से हम देखते हैं हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो ये है गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा कथन 2 गलत हो जाएगा। कथन 2 गलत होने के बाद हमारा इसमें बचता है 1 और 3। 1, 3 जिसमें है वही सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। कथन 2 है, इस पुरस्कार से किसी महिला को अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है। कथन 3 है, यह पुरस्कार विकासशील देश के किसी शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। जिसमें हम देखते हैं क्या है, जो पहला है कैम्ब्रिज, ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे क्या, यह पुरस्कार अभी तक किसी महिला को से सम्मानित नहीं किया गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में नीना गुप्ता को मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है। कथन 1, स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता है। कथन 2 है, स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से एचआईवी रोग का उपचार हो सकता है। कथन 3 है, स्टेम कोशिकाओं को केवल स्तनधारियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सा कथन है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो हमारा इसमें जो देखते हैं क्या सही हो जाएगा। इसमें हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही होता है। ये सही हो जाएगा क्योंकि ये प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद इसका उपचार जो है एचआईवी रोग या किसी अन्य प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, केवल स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। इसमें हम देखते हैं 1 और 2 जिसमें सही होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 4, किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। बी, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। सी, राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा अगर हम देखें कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद उसमें जो है किसी प्रकार की राज्यपाल की भूमिका नहीं रहेगी। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन 2, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। कथन 3, निंदा प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा सही है कौन गलत है। इसमें हमारा पहला गलत हो जाता है, 1 गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाता है, 2 सही हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 और 3 है। बी, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में जो है 2 और 3 है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। रिटर्निंग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण। तो जो इसमें होता है हमारा निर्वाचन अधिकारी, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही होता है मुख्य रूप से। अगला देखते हैं, हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कथन बी है, न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इसमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ये राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो 7 नंबर में हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ये राज्य के ऊपर नहीं होते हैं भारित, ये आप सब जानते हैं। और एक बार मतलब नियुक्ति होने के बाद उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है। अगला देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है।
इसमें हम देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। पहला है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना, ये भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें हमारा क्या है, राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये भी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें से सभी सही हैं, इसमें से हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है हमारा, जिला योजना समिति डीसीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 74वां संविधान संशोधन अधिनियम डीपीसी की स्थापना का प्रावधान है। कथन 2 है डीपीसी के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। कथन 3 है इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें हम देखते हैं ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3, डी ऑप्शन सी ऑप्शन 1 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। तो इसमें हमारा देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें हमारा दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जिले द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि राज्यपाल द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसमें 1 और 3 है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या से सही है? 1 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। कथन 2 उसे हटाने के प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसमें हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और उपराष्ट्रपति का, इसमें जो विधानसभाओं के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, ये अंतर होता है। इसे जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। अगला हमारा देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से हो सकता है। कथन 2 है सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। इसमें हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा सी सही हो जाएगा। 11 नंबर में सी सही हो जाएगा। 12 नंबर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देता है, किसे देता है? जाहिर सी बात है, आप लोग सब जानते हैं कि इसमें हमारा ए ऑप्शन है राज्यसभा के उपसभापति को, ये खुद होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के महासचिव को, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को आप सब जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 13 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कि केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हम देखते हैं दोनों सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, सब आप सब जानते हैं। ना तो उस पद की न्यूनतम आयु होती है, ना ही उसका कोई निश्चित कार्यकाल होता है। ये भी सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। कथन 2 है इसके पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियां होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारे दोनों प्रश्न जो है कथन गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निराहारित किया जा सकता है, निराहारित हो जाता है? इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा है। ए यदि वह अनमोचित दिवालिया है। कथन 2 यदि वह विकृचित और सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा विद्यमान है। तीसरा है यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्धारित कर दिया। इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। कथन 1 है केवल 1 और 3, ऑप्शन 1 है केवल
ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3। इसमें हमारा ऑप्शन डी है 1 और 2, 1, 2 और 3। इसमें हमारा तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के आधार पर जो है किसी की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार हमारे 15 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र राज्य पहला राज्य बन गया था। तो आप सब जानते हैं राजस्थान का जो नागौर जिला है वहीं से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आप सब जाने दूसरा जो है दूसरा कर्नाटक में हुआ था। तीसरा कथन है, हम देखते हैं तीसरा हमारा कथन है, पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसमें हमारा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से और 1959 में हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन केवल बी 2 सही है, तो इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करता है। कथन 2 है, संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी केवल ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ये जो है अस्पष्ट की बात करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जबकि अस्पष्ट उसका प्रावधान है। अगला हम देखते हैं क्या है, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम किसमें दूसरा सही है, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, बी, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं। ए, प्रत्येक भारतीय राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक के हितों को बढ़ावा देने के लिए। बी, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए। सी, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए शपथ प्रतिज्ञान से। डी, अन्य देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा। तो आप सब जानते हैं इसमें जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो मुख्य रूप से 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित प्रावधानों की चर्चा करता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही इसका विघटन होने पर इसे 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। ये जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जितने समय के लिए वो कार्यकाल बचा रहेगा उसी समय के लिए नया निर्वाचन होता है। शेष कार्यकाल के लिए एक नव निर्वाचन नहीं किया जाएगा। ये जो है हमारा देखते हैं ये भी गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा। यही मात्र सही हो जाएगा। अगला हमारा राज्य विधानसभा कार्यवाही की दिशा निर्देश निर्धारित करेगी। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा केवल सी सही होगा। 19 नंबर के प्रश्न में हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर का प्रश्न है हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, डी, अवशिष्ट सूची। तो हम इसमें अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सूचियों का क्या क्या परिवर्तन हुआ है, वैसे इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 नंबर के प्रश्न में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ संशोधन भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें कुछ विषयों को इधर से उधर किया गया है। हालांकि स्थानीय शासन से संबंधित जो विषय हैं वो राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए प्रावधानों की अवहेलना कर सकता है। दूसरा है हमारा, विधानसभा द्वारा अस्वीकार किया गया विधेयक समाप्त हो जाता है। मतलब विधानसभा द्वारा अस्वीकार किया गया विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष होते हुए समाप्त हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
21 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा सही है। इसमें हमारा अगर पहला देखें तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें विधानसभा को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार 21 नंबर के प्रश्न में सी सही हो जाएगा। अगला हमारा देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं? ए सरकारी आयोग, बी 1 सरकारी आयोग, 2 एम पुंछी आयोग, 3 राजमन्नार आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 और 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं स्पष्ट रूप से तीनों का, तो इसमें हमारा तीनों जो है सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो पुंछी आयोग का गठन कब हुआ है? 2007 में हुआ है। और सरकारी आयोग का गठन जो है सरकारी आयोग की नियुक्ति जून 1983 में हुई थी, और राजमन्नार आयोग 1969 में गठित किया गया था। तो इसमें हमारा तीनों सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 23 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 23 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन से युग्म के मध्य संचालित होगी? तो इसमें हम देखते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देखें क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है ये। ए चीन से जर्मनी, बी रूस से जर्मनी, सी रूस से यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी से फ्रांस। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा वैसे रूस से जर्मनी सही हो जाएगा। इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है इसका पूरा मामला। हाल ही में जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को रोक दिया है क्योंकि इसके विभिन्न देशों से रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टिक सागर से नीचे 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो सेंट पिट्सबर्ग के पास रूस के तट जर्मनी के लुबामिन तक गैस ले जाएगी। तो इसमें इसको हम जान लें इतना। अगला देखते हैं हम 24 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसमें हम देखते हैं संविधान के उल्लंघन के आरोप पर ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह जो है स्पष्ट रूप से सही हो जाएगा। पहला आप सब जानते हैं सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। ये आप सब जानते हैं, स्पष्ट रूप से गलत हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं केवल 1 सही होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसमें हम आप सब जानते हैं कि केवल 1 सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है। अगला हम देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है राज्यपाल उसे कभी बर्खास्त कर सकता है, कभी भी बर्खास्त कर सकता है। 3 है वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला हमारा सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें 1 और 3 है। इसमें और 25 नंबर के प्रश्न में सी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें और वीडियो बनाने की जो है मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम जल्द ही। जय हिंद, नमस्कार।